हेलो मित्रों, अगर आप वीडियो देखते हो पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि शुरुआत में आपको शायद नहीं समझ में आएगा। जब आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको बेस्ट समझ में आएगा। राइट। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राइट। और आपको पता होना चाहिए कि जो वीडियो बनाते हैं यूपीएससी पीसीए रिलेटेड वीडियो हैं, काफ़ी डीपली से नॉलेज प्रदान करते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में अच्छा आ जाता है, तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। राइट। हम बहुत जल्द अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी मेरा अलाउ है, 400 प्लस एस्पिरेंट हैं उसमें। और अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो निरंतर हम अपनी एकेडमी को ऑफलाइन भी डाल लेंगे। लेकिन हमारा एक विशेष उद्देश्य यही है कि अभी हम आप लोगों के लिए 1 वर्ष तक फ्री सुविधा उपलब्ध कराए हैं। राइट। चलिए, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है जानकारी देना। तो पिछले लेक्चर में देखो मैंने क्या पढ़ा था, लोकपाल एवं लोकायुक्त विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से बताया था तो किस प्रकार से लोकपाल हमारे देश में चयनित किया गया है। इसके पहले उसकी क्या व्यवस्थाएं थी, ठीक है, अलग अलग देशों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखा है। तो लोकपाल हमारे देश की कैसी व्यवस्था है और वह राजनीतिक क्षेत्र में कैसी भूमिका निभाता है, प्रशासनिक क्षेत्र में कैसे कार्य करता है। कार्य करने की प्रणाली एक ही है उसकी, लेकिन उसमें उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी, चाहे मंत्रीगण हों, कोई प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, लेकिन वो केंद्र लेवल के होने चाहिए। राज्य लेवल के लिए लोकायुक्त तो होता है, ठीक है। उनके विषय मैंने डिटेल से समझा दिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर रहेगा राजनीतिक दल से, यानी कि राजनीतिक दल जो वर्तमान में राजनीतिक दल जो देखने को मिलते हैं। ठीक। तो ये राजनीतिक दल, उनको राजनीतिक दल में कैसे मान्यता दी जाती है, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई दल जो होता है उसे राज्य स्तरीय कैसे मान्यता दी जाती है, या उसे राष्ट्र के स्तर पर कैसे मान्यता दी जाती है। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी दल होता है तो दल की एक अपनी विशेष विचारधारा होती है, और वो वैसी विशेष धारा के तहत, उसकी एक समान विचारधारा के तहत वो क्या करता है, अपने प्रयोजन देता है या लोगों को वो जागरूक करता है। राइट। और लोग उससे जुड़ते रहते हैं, तो वो एक समान विचारधारा के ही होते हैं। तो दल में आप जानते हो कि व्यवस्था जो है, दल की जो व्यवस्था जो होती है, वो वहाँ पर आप देखोगे दलों का राजनीतिकरण भी होता है। और दलों से आप जानते हो कि दलों का केंद्रीकरण किस प्रकार से होता है या दलों का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से होता है, इनके विषय में थोड़ा आप समझेंगे। पहले आप एक चीज इसे समझ लीजिए कि जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, इसका मतलब आप स्पष्ट ये समझिए कि राज में, जो राज का मतलब है राज, और नीतिक का मतलब है एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जो नीतिगत फैसलों को लेने के लिए राज्य के संदर्भ में वो स्पष्ट करती है, और वो होता है दल। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में एक नीतिगत फैसलों को लेने के लिए, एक केंद्रीकृत व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, या देश के हित के लिए या जनता के हित के लिए एक ऐसा निर्णायक गठबंधन होता है, ऐसा निर्णायक संगठन होता है जिसकी एक समान विचारधारा होती है। राइट। जिसकी एक समान विचारधारा होती है, एक समान अवधारणा होती है, उसे फॉलो करते हुए लोग क्या करते हैं, उसमें ज्वाइन होते जाते हैं, ज्वाइन होते जाते हैं, तो वो एक संगठन बन जाता है, उसे बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है। तो एक समान विचारधारा को अपनाने वाले जितने भी दल होते हैं वो सभी बोलते हैं राजनीतिक दल। एक समान विचारधारा, एक समान विचारधारा का मतलब कैसा होता है, जैसे आप वो एक चीज समझ लीजिए कि देखो, दल तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे दल होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप चाहे बीजेपी ले लो, चाहे कोई सा दल ले लो, कांग्रेस ले लो, लेकिन इन दलों के बीच में तो भिन्नता देखने को मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे एक दल ये है, एक दल ये है, एक दल ये है, एक दल ये है। जैसे भारत में कई सारे दल हैं, ठीक, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी दल हैं। राइट। तो अब क्या होता है कि इनके बीच जो दल हैं, इनके बीच जो विचार हैं, सभी दलों में अगर देखोगे तो इनके विचार हैं वो एक समान नहीं है, इनके विचार एक समान नहीं है। ओके। लेकिन आप देखोगे एक दल के बीच में, एक दल जो गठन किया गया है, इसके बीच में जो विचार हैं वो एक समान है। राइट। एक समान विचारधारा इसकी है, लेकिन एक समान विचारधारा इसकी हो सकती है, वो कुछ विशेष
क्षेत्रों में हो सकती है, इसकी एक समान धारा होगी, इसकी कुछ अलग विशेष क्षेत्रों में हो सकती है, इसकी एक समान विचारधारा होगी, इसकी कुछ अलग विशेष क्षेत्रों में हो सकती है, इसकी एक विशेष एक समान जो विचारधारा होगी वो कुछ अलग क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन सभी की जो विचारधारा वो एक समान नहीं होती है। ओके, सभी की विचारधारा एक समान नहीं होती है, सबके अपने अपने क्षेत्रों में विचारधारा होती है, लेकिन उसमें जुड़ने वाले जितने भी लोग होते हैं दलों की, उनकी एक समान विचारधारा होती है। जैसे कोई बीजेपी को मानता है, कोई कांग्रेस को मानता है, या कोई आम आदमी पार्टी को मानता है, तो बीजेपी के द्वारा निर्धारित जो उसकी विचारधारा है, जो उसके अंतर्गत जो मूल्य हैं, जो मूल्य डिसाइड करते हैं, वो बीजेपी स्वयं डिसाइड, जो बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं उसमें डिसाइड करती है, तो उसकी एक विचारधारा होती है। हो सकता है कि वो विचारधारा के गुण कुछ इसमें मिल जाए, वो अलग चीज है, लेकिन पूर्ण रूप से इस धारा इस जो दल है इसके इसमें पूर्ण रूप से मतलब गुण नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन इसके अंतर्गत जो गुण जितने भी पाए जाएंगे, जो इससे जुड़ेगा वो एक समान विचारधारा रखेगा, अर्थात आप ये समझ सकते हो कि कोई भी राजनीतिक दल है उसमें निहित जो भी मूल्यात्मक, या हम कह सकते हैं मूल्यात्मक एक विचार होते हैं, जो जनहित के लिए लोगों को समान प्रतिनिधित्व देते हुए वो क्या है अग्रसर होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक समान विचारधारा वाले संगठन। और वो क्या करते हैं, लोकतंत्र के विकास के लिए, जनहित के विकास के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग लोगों को उत्साहित करते हैं, लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, या लोगों को सुख सुविधाएं भी देते हैं, वो सभी कहलाते हैं राजनीतिक दल। राइट, तो इनके बीच में एक समान विचारधारा नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि थोड़ा मिली जुली हो सकती है। अब हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक कई सारे राजनीतिक दल हैं, उनका अगर अपना एक गठबंधन हो जाता है, गठबंधन की भी सरकार रहती है, तो उनके जो विचारधारा हैं वो एक समान हो सकती हैं, लेकिन वो सरकार बेस पर होता है जब सरकार बन जाती है। राइट, आप जानते हो जैसे कोई अलायंस बनाते हैं, राइट, जैसे एनडीए है, जैसे नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, राइट, एनडीए जो है, तो ये एनडीए को केवल बीजेपी से ही नहीं बना है, बन सकता है, लेकिन एनडीए में बहुत सारे और राजनीतिक दलों का भी अपना प्रतिनिधित्व हो सकता है। राइट, बहुत सारा, जैसे यूपीए की ले लो, राइट, यूनियन पब्लिक अलायंस, राइट, तो यूपीए जैसे कांग्रेस है, उसका अपना एक अलायंस होता है, तो अलायंस में केवल कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उसमें और भी गठनों का अपना एक प्रतिनिधित्व देखने को मिल जाता है, उनकी भूमिका मिल जाती है। तो यूपीए ले लो, एनडीए ले लो, तो ये अलायंस हैं, तो अलायंस के अंतर्गत जो विचारधारा होगी वो एक समान देखने को मिल जाएगी, लेकिन राजनीतिक दलों के क्षेत्र पर अगर आप देखोगे तो एक समान विचारधारा नहीं मिलती है। राइट, लेकिन एक दल के अंदर आंतरिक भावना में जो छिपी जो गुण होते हैं, या जो एक विचार होते हैं, या जो महत्व होता है उनका, वो एक समान होता है, एक समान विचारधारा रखते हैं। यानी कि एक पार्टी से जितने भी लोग जुड़ेंगे उनकी विचारधारा एक समान होगी। राइट, यानी कि इससे अगर 1000 लोग जुड़े हैं, मान लो बीजेपी से 1000 लोग जुड़े हैं, तो इनका नारा एक समान ही होगा, इससे अगर कोई 1000 जुड़े हैं तो इनका नारा भी एक समान होगा, लेकिन इन दोनों का एक समान मिल जाए ये जरूरी नहीं है। राइट, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें अगर आप देखोगे आपस में एक जो दल होते हैं, इनके बीच में जैसे 1000 लोग हैं, तो इनके जो कांग्रेस द्वारा जो भी इसमें गुणधर्म निहित किए गए हैं, या जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, और जो भी भावनाएं या जो भी व्यवस्थाएं इसके तहत दी जाएंगी, वो एक समान रहेंगी, और इसे अपनाने वाले जो लोग रहेंगे वो सभी उसी विचारधारा की बोली बोलेंगे। राइट, उसी विचारधारा की बोली बोलेंगे, वो इसकी नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सरकार अपना प्रतिनिधित्व तो कैसे कर पाती है, राइट, वो कैसे कोऑपरेट कर पाती है, तो उसको देखते हुए लोग बदल जाते हैं, वो अलग बात है, वो बदल भी जाते हैं, ये तो लोगों पर डिपेंड है ना, वो बदल भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे पार्टी कैसे भी काम करे, चाहे वो गलत करे, चाहे अनर्थ करे, चाहे राइट करे, लेकिन आप देखोगे वो फिर भी उसी से ही जुड़े रहते हैं। ओके, तो उनकी अपनी एक विचारधारा अलग प्रकृति हो जाती है, वो मन में बैठा लेते हैं मेरी पार्टी सही कर रही, गलत कर रही है, लेकिन वो फिर भी सही दर्शाते ही हैं। राइट, तो वो अलग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो किसी पार्टी से अपना एक जुड़ाव नहीं रखते हैं, लेकिन वो सरकार को बनते टाइम वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सरकार किस प्रकार से अपना काम का प्रतिनिधित्व कर पा रही है, जनहित का प्रतिनिधित्व कर पा रही है, उस अकॉर्डिंग वो अपना वोटिंग है, जो वोट मत है वो देते हैं। लेकिन उन्हें पार्टियों से मतलब नहीं होता है, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टियों से लगन रखते हैं, पार्टी हमारी सब कुछ है, तो उसमें जो जुड़ने वाले लोग हैं वो एक समान विचारधारा रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं राजनीतिक दल। चलिए, तो राजनीतिक दलों के विषय में आपने समझ लिया। तो आप बात ये आती है कि राजनीतिक दलों की अगर आप देखोगे तो बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, तो इसकी एक अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल जो हैं वो एकदम आ गए हैं, वो बन गए हैं। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे दल भी रहे हैं जो आज से नहीं है, काफ़ी पृष्ठभूमि जो है उसकी काफ़ी ऐतिहासिक रही है, और उनकी जो विचारधाराएं हैं उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, राइट, उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ओके, तो आप जानते हो कि भारत के स्वतंत्रता से पूर्व, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व के जो संगठन रहे हैं या राजनीतिक दल रहे हैं उनके विचारधाराएं कुछ अलग हैं। जो स्वतंत्रता के बाद में राजनीतिक दल बने हैं उनकी विचारधाराएं अलग हैं, राइट। सबकी विचारधाराएं अपनी अपनी अलग होती हैं, सबकी विचारधाराएं अपनी अपनी अलग होती हैं। ओके, तो ये क्लियर आप समझ सकते हो। तो इनके आधार पर अगर आप देखोगे, राजनीतिक दलों के आधार पर अगर देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पहला दल होता है वो होता है प्रतिक्रियावादी दल। प्रतिक्रियावादी दल, प्रतिक्रियावादी दल आप अगर देखना चाहो तो ऐसा दल होता है, ऐसा दल होता है जो आप जानते हो, जो पुरातन व्यवस्था को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर बनाए रखता है। ओके, पुरातन व्यवस्था आप जानते हो कि हमारे जीवन में जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं या ऐसे पूर्वज लोग रहे हैं जिन्होंने एक प्रकार से व्यवस्था को गढ़ के रखा है, राइट। जो व्यवस्थाओं को गढ़ के रखा है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरातन समय में जो भी हमारे यहाँ पे सामाजिक जो लोग रहते थे, उन्होंने जो भी दल बनाए हैं उनके जो विचार रहते थे, सामाजिक विचार रहते थे, राइट। अब वो विचार जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी सती प्रथा रहेगी तो रहेगी, ऐसा संगठन बना लेते थे कि सती प्रथा रहेगी तो रहेगी, बाल विवाह रहेगा तो रहेगा। तो ऐसे जो विचार हैं पुरातन व्यवस्थाएं को लेकर के रहे हैं, जो निरंतर आप जानते हो जो सामाजिक विचार में उनको निहित करते हुए वो आज भी उस चीज को मानते हैं। तो ऐसे जो दल होते हैं वो प्रतिक्रियावादी दल हैं, राइट। उन्हें नई विचारधाराओं से मतलब नहीं होता है, नई विचारधाराओं से उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बस पुरानी विचारधाराओं को लेकर के ही अपनी बात को रखते हैं कि हाँ, जो हमारे विचार हैं, हमारे पुरातन विचार हैं, हमारी पुरातन संस्कृति है, उनके द्वारा दिए गए जो भी विचार हैं या जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आज भी रहेंगी, आज भी उन्हें मान्यता दी जाएगी, या उनको आज भी उन्हें मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। तो कुछ चीज़ों में नहीं है, कुछ चीज़ों में नहीं है, उनको लेकर अभी हम बताएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी प्रतिक्रियावादी जो दल हैं उनकी बातें मानी जाती हैं। तो पुरातन व्यवस्था के आधार पर जो सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक, इन्हीं तीन के आधार पर ये व्यवस्था घूमती है, ठीक है। जितने भी दल हैं वो इन्हीं तीनों के आधार पर ही घूमते हैं। तो पुरातन व्यवस्था में जो भी सामाजिक व्यवस्था जिस प्रकार की रही हो या आर्थिक व्यवस्था जिस प्रकार की रही हो, उस समय राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार की रही हो, तो इन्हीं की व्यवस्थाओं के आधार पर जो पुरातन व्यवस्था रही है उनके आधार पर जो दल आज भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं उनको कहते हैं प्रतिक्रियावादी दल। उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वो केवल इसी पुरातन व्यवस्था को ही मान्यता देते हैं। एग्जाम्पल में हम बताएंगे कौन से ऐसे दल हैं, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिक्रियावादी दल है वो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा दल जो आता है वो आता है रूढ़िवादी दल। तो रूढ़िवादी अगर आप दल देखोगे तो रूढ़िवादी जो दल होते हैं ये ऐसे दल होते हैं जो वर्तमान में चल रही व्यवस्था, यानी कि ये पुरातन व्यवस्था को लेकर के थे, ये रूढ़िवादी जो दल हैं ये वर्तमान में चल रही जो व्यवस्था है उसको बनाए रखते हैं। वर्तमान में चल रही व्यवस्था यानी कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो विचारधाराएं हैं उसके अंतर्गत जो वर्तमान में जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, राइट, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो या वो राजनीतिक, इन्हीं तीन आधार पर ही घूमती है राजनीतिक।
ओके, इन 3 बेसिक आधारों पर जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है आज वर्तमान में, उस व्यवस्था के तहत जो भी प्रोविजन है, ठीक है, उसको फॉलो कौन करता है? रूढ़िवादी दल। ये पुरातन व्यवस्था से मतलब नहीं है, इसे ज़्यादा, ये पुरातन व्यवस्था से नहीं है, लेकिन पुरातन व्यवस्था के वर्तमान में अगर कोई गुणधर्म चल रहे हैं, समझना ध्यान से, पुरातन व्यवस्था तो पुरानी बातों को लेकर के चलती है, राइट, वो प्रतिक्रियावादी दल है, लेकिन वर्तमान में अगर पुरातन व्यवस्था के तहत अगर कोई प्रयोजन है या कोई व्यवस्था है वो आज भी चल रही है, तो उसे रूढ़िवादी मानते हैं, आज भी मानते हैं उस चीज को। तो इनको पूरे संबंध देखने को मिल जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। रूढ़िवादी ऐसा है, पुरातन वाली जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से मानते हैं, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से आज भी लागू है? क्या नहीं है ना, कुछ चीजें लागू हैं, कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें जो लागू हैं, कुछ चीजें जो लागू हैं पुरातन की, वो रूढ़िवादी आज भी मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो भी व्यवस्था चल रही है, भले ही वो पुरातन से जुड़ी क्यों ना हो, उसे रूढ़िवादी दल आज भी मान्यता देते हैं। समझ रहे हो? आज भी मान्यता देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे देखा हो सामाजिक स्तर पर, जैसे कि कोई ज्येष्ठ होता है, और ज्येष्ठ होता है यानी इनके भाई की छोटी भाई की जैसे पत्नी है, भाई की इनके छोटे भाई की पत्नी है, तो उनके सामने आज भी मुंह ओढ़ लेती है, ऐसा एग्जाम्पल आप ले लो। तो ठीक है, ये वर्तमान में भी है, आज भी प्रचलन में है, आज भी प्रचलन में है ये चीज़, राइट। और ये आप देखोगे हमारे पुरातन में भी यही चीज़ें प्रचलित में थी, पुरातन में भी थी और आज भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुरातन व्यवस्था तो थी इसमें, लेकिन वर्तमान में भी आज ये चल रही है, तो इसे रूढ़िवादी मान्यता देते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इस सामाजिक स्तर पर मान्यता देते हैं, समझ रहे हो? सामाजिक स्तर पर मान्यता देते हैं। आर्थिक स्तर पर अगर आप देखोगे कि पहले आप देखोगे लेन देन होता था, तो लेन देन आप जानते हो विनिमय प्रणाली के माध्यम से कोई चीजें लेन देन हुआ करती थी, ठीक, विनिमय प्रणाली पूरी हुआ करती थी लेन देन की। तो आज भी लोग करते हैं, आज भी लोग करते हैं विनिमय, कि तुम ये ले लो उसका बदले ये ले लो, मतलब एक रेट जब समान होता है तो उसमें बदलाव कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं आज भी है। तो रूढ़िवादी चीजें आज भी वो चीज को मान्यता देते हैं, जो पुरातन क्षेत्र में रही वो आज भी मान्यता देते हैं। लेकिन प्रतिक्रियावादी दल तो पूर्ण रूप से पुरातनी को ही मानते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि या इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में नहीं है, लेकिन इसकी काफी है, ओके, इसकी अभी भी काफी है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोनों। तीसरा जो दल आता है, तीसरा दल अगर आप देखोगे, ये दल होता है उदारवादी राजनीतिक दल, ये होता है उदारवादी राजनीतिक दल। तो उदारवादी राजनीतिक दल में अगर आप देखोगे, ये ऐसे दल होते हैं जो पुरातन या वर्तमान चल रही व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हैं, राइट। ये सुधारात्मक, पूर्ण रूप से सुधारात्मक नहीं होते हैं, लेकिन उदारवादी कुछ ऐसे होते हैं जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है उस व्यवस्था में कुछ संशोधन करते हैं, राइट, कुछ वर्तमान संशोधन करते हैं। जैसे आप जानते हो कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, जैसे जो मान लो, जैसे हमारे यहाँ पे पहले क्या चीज़ें थी, सती प्रथा थी, और बाल विवाह था, मूर्ति प्रथा थी, मूर्ति पूजा थी, पर्दा प्रथा थी। तो उनको लेके उदारवादी जो विचारक रहे हैं या उदारवादी दल जो रहे हैं, उन्होंने उसमें संशोधन किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, खंडन भी किए हैं कुछ चीज़ों पर, लेकिन कुछ चीज़ों में संशोधन भी किए हैं वो, ठीक है, कुछ चीज़ों में संशोधन भी किए हैं कि हाँ इस चीज़ को पूर्ण रूप से तो नहीं हटा सकते, लेकिन कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो ज़्यादा प्रभावशाली है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था को वर्तमान जो व्यवस्थाएं चलती हैं उसमें निरंतर बदलाव करने का प्रयास जो करते हैं वो उदारवादी राजनीतिक दल होते हैं, वो करते हैं, ओके। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, यानी कि ये बदलाव पर प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था वर्तमान में तो नहीं चल रही है, जो कुछ रूढ़िवादी से जुड़ी हो या पुरातन से जुड़ी हो, तो उस व्यवस्था में ये परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, और नई व्यवस्था को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे होते हैं उदारवादी राजनीतिक दल, राइट। तो आप ये भी समझ सकते हो। इसके बाद आती है चौथी, सुधारवादी दल। सुधारवादी दल आप जानते हो, ऐसे दल होते हैं जो वर्तमान की व्यवस्था को पूर्णतया खत्म करना प्रयास करते हैं, यानी कि वर्तमान की जो व्यवस्था होती है
उसे पूर्णतः खंडित करते हैं और ये ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी व्यवस्था को यहाँ पे रखें आके नई तरीके से, मतलब पूर्ण रूप से बदलाव करना चाहते हैं ये। ठीक है, उदारवादी राजनीतिक तो होते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, वर्तमान की व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, लेकिन सुधारवादी दल तो ऐसे होते हैं कि वर्तमान की व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते हैं। वर्तमान की व्यवस्था नहीं रहेगी, हमारी व्यवस्था आएगी, नई व्यवस्था हम लाएंगे, वो रहेगी। जैसे आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे दल हैं, जो सीपीआई आप देख लो, ठीक है, सीपीआई है, सीपीएम है, ऐसे बहुत सारे दल हैं जो सुधारवादी दल हैं, राइट। वो सरकार को ही खत्म करना चाहते हैं, सरकार को ही खत्म करना चाहते हैं, अराजकता फैलाते हैं, राइट। वो अराजकता फैलाते हैं। वो क्यों फैलाते हैं? वो सीधा सीधा जो ऊपर जितने भी ये 3 दल दिए गए हैं, उन तीनों दलों को खंडन करते हैं, वो पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारा दल आएगा और नई व्यवस्था लाएगा, ठीक है, और वर्तमान चल रही व्यवस्था है वो भी नहीं चलेगी, या कोई इसमें परिवर्तन होगा, ये कुछ नहीं चलेगा, ये वर्तमान की व्यवस्था रहेगी ही नहीं, वर्तमान की व्यवस्था रहेगी ही नहीं, हमारी व्यवस्था आएगी, हम अपनी तरफ से नई व्यवस्था लाएंगे। ऐसे होते हैं सुधारवादी दल, राइट। तो इस प्रकार से आप ये 4 जो दल होते हैं, इनको आप इस कंडीशन से समझ सकते हो। और ये जो दल होते हैं, आप मूल्यों के आधार पर इनको समझिए, क्योंकि इनके अंतर्गत जो मूल्य होते हैं उसमें थोड़ा बदलाव होता है। प्रतिक्रियावादी दल हैं जो पुरातन मूल्यों को मानते हैं, रूढ़िवादी दल हैं वो वर्तमान चल रहे मूल्यों को मानते हैं, उदारवादी दल हैं वो वर्तमान में जो मूल्य चल रहे हैं उसमें कुछ अलग से मूल्य जोड़ना चाहते हैं, अलग से मूल्यों को जोड़ना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं। और सुधारवादी दल जो होते हैं वो मूल्यों के आधार पर पूरा खत्म करना चाहते हैं, वो नए मूल्यों को लाना चाहते हैं। तो ये मूल्यों के आधार पर ये 4 दल दिए गए हैं, वो स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप ये समझिए कि ऐसे कौन कौन से दल हैं। तो ये जो 2 दल हैं, ये जो दल हैं, इसमें हम बीजेपी शामिल करते हैं, राइट। बीजेपी जो दल है एक ऐसा दल है जो प्रतिक्रियावादी दल है, राइट। प्रतिक्रियावादी दल मतलब कुछ ये बीजेपी जो है, बीजेपी की जो लोग हैं, जो यहाँ की विचारधारा मानने वाले लोग हैं, वो कुछ पुरातन व्यवस्था को भी मान्यता देते हैं, उसको प्रासंगिक मानते हैं, साथ ही साथ रूढ़िवादी व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है उसको भी महत्व देते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आप अगर आप देखोगे, जैसे आरएसएस आप मान लो, ठीक है, जो आरएसएस है, ठीक है, तो आरएसएस से जुड़े जो भी लोग हैं उनके जो विचारधाराएं रहेंगी वो बीजेपी से जुड़ी होती हैं। यानी कि आप जानते हो, ऐसे आप ले लो, जैसे नाथूराम गॉडसे थे, तो वो भी आप जानते हो बीजेपी से ही जुड़े थे। वो पहले आरएसएस में थे, तो उनके जो विचार थे वो इन दोनों को लेकर के थे, राइट, इन दोनों को लेकर के थे। तो जितने भी देशभक्त ऐसे भी हैं जो नाथूराम गॉडसे को मानते हैं, क्योंकि वो बीजेपी को लेकर के, इतना बीजेपी तो नहीं थी, मान लो, समझ लो, तो आरएसएस था, तो इसी के आधार पर ही तो बीजेपी गठित की गई थी, इसी के आधार पर। तो उसके तहत जो प्रतिक्रियावादी दल है और रूढ़िवादी दल है वो आरएसएस की विचारधारा पे ही डिपेंड करती है। जो आरएसएस जो है गठन, बहुत बड़ा संगठन है, देश में चलता है, तो उसमें जुड़ने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो एक समान होते हैं, और उनके विचार प्रतिक्रियावादी दल और रूढ़िवादी दल इनको महत्व देते हैं, इनको प्रेफरेंस देते हैं वो, राइट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नाथूराम जो गॉडसे थे, तो नाथूराम गॉडसे आरएसएस थे, राइट। तो उनके जो विचार थे वो कैसे थे, वो प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादी व्यवस्था को लेकर थे। लेकिन गांधीवादी विचार जो थे, गांधीवादी इन चीज़ों को नहीं मानते थे, गांधीवादी आप जानते हो कि मानते जरूर थे, लेकिन कुछ विचार उनके हटके थे, तो नाथूराम और गॉडसे ने जब गांधी जी की मतलब कि उनकी हत्या कर दी थी, तो इस बेसिस पे आप ये समझ सकते हो कि कुछ ऐसा है कि इनको देशभक्त मानने लगे लोग, क्योंकि जो लोग इनसे आरएसएस से जुड़े थे वो इनको देशभक्त मानते हैं, राइट, इनको देशभक्त मानते हैं। और ऐसे भी दल हैं जो आरएसएस में नहीं ज्वाइन है, इनको महत्व नहीं देते हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं वो गांधी जी को भी मानते हैं। तो देशभक्त केवल एक ही हो सकता है, चाहे नाथूराम मान लो, चाहे फिर महात्मा गांधी मान लो, राइट। तो ऐसे आप समझ सकते हो बीजेपी जो विचारधारा है वो प्रतिक्रियावादी दल और रूढ़िवादी दल दोनों से एक सम्मिलित विचारधारा है,
और वो आरएसएस से, जो आरएसएस की जो विचारधारा है उस पर डिपेंड करती है। ठीक, उसी से ही निकली है बीजेपी की विचारधारा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप जानते हो कि जो उदारवादी जो विचारधारा है, ये हम कहते हैं कांग्रेस। जो वर्तमान की कांग्रेस है, ये विचारधारा है, राइट। कांग्रेस ले लो, इसमें और भी जैसे अगर आप लेना चाहो तो राष्ट्रीय दलों पे बहुत सारे राष्ट्रीय दल, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, वो भी एक उदारवादी विचारधारा को लेकर के ज़्यादा प्रासंगिक है। इसमें नए नए जो दल आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो है ना, ये व्यवस्था हम परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली की जो व्यवस्था आपने देखी हो, जो दिल्ली में केजरीवाल है वो अपने परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है। नए नए नियम कानून बना के वो परिवर्तन करते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो उदारवादी का मतलब ये है कि जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ परिवर्तन करना है, उनको संशोधन करके लोगों को नई नई जागरूकता देना है, नई नई व्यवस्थाएं प्रदान करना है। ओके, ये होते हैं उदारवादी। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी है वो नहीं करती है, बीजेपी वो नहीं करती है, लेकिन उसके अंतर्गत जो जो एक उसकी विचारधारा है वो इन्हीं दो पे डिपेंड करती है, इन्हीं दो को डिपेंड करते हुए वो बदलाव करती है देश में, ठीक है। और जो कांग्रेस होती है वो उदारवादी विचारधारा को मान्यता देते हुए देश में बदलाव करती है, जबकि बीजेपी है वो प्रतिक्रियावादी दल और रूढ़िवादी दल, इनके विचारधारा जो इनके तहत जो विचारधारा है, इनको विचारधारा को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करती है, वो बीजेपी है। चलिए, अब आती है सुधारवादी दल। तो सुधारवादी दल आपने देखा हो, जैसे सीपीआई है, ठीक, कम्युनल पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम है, जो मार्क्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो उनकी है, राइट। तो सीपीआई है, सीपीएम है, ये ऐसी पार्टी हैं जो सुधारवादी दल है। ये हमेशा अराजकता फैलाती है, राइट, अराजकता फैलाती है। ऐसे गठबंधन है, राजनीतिक क्षेत्र के गठबंधन नहीं है ये ऐसे, ठीक है। तो निरंतर ये बदलाव करने को, मतलब इससे आप जानते हो सीपीआई, सीपीएम, इनके आपने देखे हो जो अध्यक्ष रहे हैं, साहब नाम याद नहीं आ रहा, अध्यक्ष इसके थे, राइट। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जानते हो कि मात्से जो तुंग चीन की वहाँ पे जो ये राष्ट्रपति रहे हैं, उनके आधार पे ये डिपेंड करती है, राइट, सीपीआई और सीपीएम। ये व्यवस्था केवल यही है कि वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है उनको उखाड़ फेंको और नई व्यवस्था को लाओ, ठीक है। मतलब ये जनता को तो इतना नहीं सताते हैं, राइट, ये संगठन है, जनता में इतना नहीं सताते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा आप जानते हो बहुत ज़्यादा अराजकता फैलाते हैं, साथ ही साथ लोगों को भड़काते हैं, ओके। और ये सीधा सीधा सरकार पे प्रहार करते हैं। इन्हें जनता से इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जनता को भी ये मार मूर देते हैं। बस इसके ऐसे बहुत सारे आप देखोगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका संगठन मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो इनके विचार ऐसे ही होते हैं कि सीधी सीधी सरकार को ही खत्म करना चाहते हैं और अपनी सरकार वहाँ पे लाना चाहते हैं। चलिए, और ये प्रभावित जो होती है ज़्यादातर देखा हो चीन से ही प्रभावित रहता है। चलिए, तो ये चीज़ें आप क्लियर कट आपको समझ में आ गई होंगी। सुधारवादी दल है, उदारवादी दल है, रूढ़िवादी दल है, प्रतिक्रियावादी दल है, राइट। कि बेसिक क्या क्या आधार हैं इसके विषय में क्लियर कट हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं वैश्विक आधार पर। तो वैश्विक आधार पर आप अगर देखोगे विचारधारा, वैश्विक आधार पर विचारधारा किस प्रकार की है राजनीतिक दलों की, ऐसे हम कह सकते हैं विचारधारा के आधार पर वैश्विक स्तर पर जो राजनीतिक दल हैं वो किस प्रकार से हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो विचारधारा है रही है, हमारे यहाँ पे भारत में जो विचारधारा रही है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वैश्विक स्तर पर जो राजनीतिक दल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1947 के बाद ही ज़्यादातर पार्टियाँ आई हैं। उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी 1885 वाली रही है, ओके, ठीक है। इसके बाद ही में सभी पार्टियाँ बनी हैं। तो इनकी जो विचारधाराएं थीं, इनकी जो विचारधाराएं हैं, तो आप जानते हो कि विश्व स्तर पर जो भी राजनीतिक दल रहे हैं, पहले से ही बहुत सारे रहे, और ब्रिटेन में भी रहे हैं, अमेरिका में भी रहे हैं, फ्रांस में भी रहे हैं। तो उनके जो विचारधाराएं थीं, तो उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर के वर्तमान में कुछ स्थितियां देखने को जरूर मिलती हैं। वो पूर्ण रूप से भले ही नहीं है, कुछ जुड़ाव है, कुछ जुड़ाव है। जैसे आप जानते हो लोकतंत्र को लेकर ले लो, लोकतंत्र को लेकर के अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे राजनीतिकरण होता है, ठीक है। यानी कि जो राजनीति है उसका केंद्रीकरण आप देखोगे उस ऐसे क्षेत्र विशेष में देखने को मिल जाता है
जैसे आप जानते हो कि लोगों को जैसे जागरूक करना होता है ना, तो लोगों को जागरूक करने के बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो राज्यों में एक किसी भी पार्टी विशेष के लिए वो क्या है, राजनीतिकरण करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं। ओके, तो वो एक केंद्रीकृत व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं, राइट। लेकिन जब वो राजनीतिकरण उसका जब होता है तो इसके बाद वो क्या करते हैं, इस राजनीतिकरण में लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो ये व्यवस्था ना, ये व्यवस्था आप देखोगे एक विचारधारा पे डिपेंड करती है कि लोगों के विचार उसके प्रति किस प्रकार के हैं, और वो वैसे जुड़ते जाते हैं। तो यही विचारधारा आप देखोगे विश्व स्तर पर आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आप जानते हो कि आपने देखा हो यूएसए और इनके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो कितने देश जुड़ते गए, कितने लोग इनसे जुड़ते गए, देश जुड़ते गए, इससे बहुत जुड़ते गए, राइट। यूएसआरआर जैसे ये पूंजीवादी, ये समाजवादी था, राइट। तो इन यहाँ में से साम्यवादी बोलते हैं। तो इनके बीच कैसे लोग जुड़ते गए, तो इनकी एक विचारधारा रही है अपनी। तो आप ऐसे ही आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो सबसे पहले अगर इनकी विचारधारा आप देखोगे तो आप फ्रांस में देख लो। फ्रांस में पहले बोनापार्ट जो राजा हुआ करते थे, पहले फ्रांस में जो सम्राट होते थे, तो सम्राट को सजेशन देने वाले या उनकी आलोचना करने वाले या मध्यस्थता का कार्य करने वाले वहाँ की विचारधारा के आधार पर दल बैठते थे। ओके, विचारधारा के आधार पर कि अपने अपने विचार रखते थे कि राजा जी ऐसा होना चाहिए, राजा जी ऐसा होना चाहिए, या इनके बीच जब विवाद होता था तो मध्यस्थता का भी काम करते थे। तो आप एक दिमाग में क्लियर कट कर लो कि फ्रांस में जो सम्राट होता था उसके लेफ्ट साइड जो बैठते थे, ठीक है। अब जैसे राजा इधर बैठा है, मान लो राजा इधर बैठा है, राजा इधर बैठा है, तो राजा के जो राइट साइड, इधर राइट, क्योंकि राजा इधर मुंह करके बैठेगा इस साइड में, तो इसके राइट साइड, तो इधर राइट साइड होगा। तो राइट साइड में जो बैठते थे वो होते थे दक्षिणपंथी, राइट, दक्षिणपंथी। ये कुछ नहीं, एक विचार है, मतलब एक लोगों के ऐसे विचार होते थे जो राजा का समर्थन करते थे, राजा का समर्थन, यानी कि राजा जैसा बोलता था, राजा जैसा बोलता था वो सीधा सीधा उनका मत दे देते। हाँ, राजा जो बोल रहा है वो संपूर्ण सतत्व है, या पूर्ण रूप से संभव है, या पूर्ण सत्य है, या पूर्ण सत्य है, ऐसे कह सकते हो। कि जो दक्षिणपंथी तरफ में जो भी लोग बैठते थे, दक्षिणपंथी दल में जो बैठते थे लोग, वो राजा के पूर्णतः समर्थक होते थे। राजा जैसा बोलता था तैसे ही वो हाँ में हाँ करते थे कि हाँ राजा साहब ठीक है, ठीक। तो एक दो दल ऐसा हुआ करता था। दूसरा दल होता था वामपंथी। तो वामपंथी लेफ्ट पंथी थे, ये लेफ्ट साइड में बैठते थे राजा के, राइट। तो ये लेफ्ट साइड में होते थे और ये राजा के पूर्णतया आलोचक थे, पूर्णतया आलोचक, यानी कि राजा जैसा भी अच्छी नीति क्यों ना बनाए, राजा चाहे कैसी भी नीति बनाए, चाहे वो अच्छी हो खराब हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, सीधी आलोचना करना था, सीधी आलोचना करेंगे, राइट, सीधी आलोचना करेंगे। ओके, जबकि इन दोनों के बीच में जब विवाद होता था, क्योंकि ये पूर्णतः समर्थक होते थे, पूर्णतः आलोचक होते थे, तो इन दोनों के जब बीच में विवाद होता था तो इसके मध्यस्थता का जो काम करते थे वो होते थे एक निर्णायक, इनको बोलते थे निर्णायक दल। तो निर्णायक दल भी होते थे, राइट। तो ये निर्णायक दल है। तो निर्णायक दल में आप अगर देखोगे तो उस समय ऐसे लोग होते थे जो इस चीज़ को भी समझदार रखते थे, इस चीज़ की भी समझ रखते थे, यानी कि राजा जो भी नीति बना रहा था वो सही है कि गलत है, इसको समझने या उनको किस प्रकार से लागू करना है, इस चीज़ में ये काफ़ी निपुण होते थे निर्णायक दल। यानी कि राजा ने जो नीति बनाई है, राजा अपने विवेक से काम करता था, बस इनका यही काम था सलाह देना, हाँ सही है कि गलत है, बस यही काम था। लेकिन निर्णायक दल जो होते थे, जो राजा नीति बनाता था, ये उस नीति का पूर्णतः समर्थन कर देते थे। ये जो लोग होते थे वो नीति का पूर्णतः विरोध करते थे, और ये जो होते थे कि नीति जनता के हित में सही है या गलत है, इसका डिसीजन मेकिंग ये करते थे निर्णायक दल। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो इनकी विचारधारा के आधार पर ये होते थे वैश्विक स्तर। तो फ्रांस में आप देख सकते हो। वर्तमान में अगर देखोगे, भारत के अगर लेके परिप्रेक्ष्य में देखो, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो दक्षिणपंथी हैं, तो दक्षिण जो पंथी हैं, ये आप देखोगे बीजेपी है, राइट, इसे बीजेपी मानते हैं। इनकी भारतीय जनता जो पार्टी है, इसे वर्तमान में इसे दक्षिणपंथी विचारधारा के रूप में इसको भूमिका देते हैं या इसे दर्जा प्रदान करते हैं। और वामपंथी जो है वो आप देखोगे जो सीपीआई सीपीएम है, राइट, ये
सरकार चाहे कैसी ही नीति बनाए, सरकार चाहे कितनी अच्छी पॉलिसी क्यों ना बना दे, ये सीपीआई जो दल हैं, सीपीएम दल हैं, ये पूर्णतः आलोचक ही हैं। इनके जो विपक्षी बैठे होते हैं ये पूर्णतः आलोचक हैं, पूर्ण रूप से आलोचना करते हैं। मतलब कि उन्हें ये मतलब नहीं है कि नीति सही है कि गलत है, बस विरोध में मतदान करना है, राइट, विरोध में मतदान करना है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। निर्णायक दल है ये, इसको कांग्रेस मानते हैं, जो निर्णायक दल है इसको कांग्रेस मानते हैं। इनकी कांग्रेस ठीक ठाक ढंग से काम करती है, मतलब सोच समझ करके काम करती है। और बीजेपी जो है कि नीतियाँ द नीति लगी रहती है, उसे ये नहीं मतलब है कि सही है कि गलत है, लोगों को जनहित में जाने दो, ये बीजेपी है। तो दक्षिणपंथी और ये निर्णायक दल है कांग्रेस है, और पूर्णतया विरोध करने वाले जो दल है वो सीपीआई सीपीएम है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, राइट, भारत के परिप्रेक्ष्य में है। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो। क्योंकि ये अतिवादी होते हैं, सीधा सीधा सरकार पे एकदम दबाव डाल देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सही है गलत है उससे ना कोई मतलब ही नहीं होता है। और इनको तो बस ये है कि गलत है कि सही है, बस समर्थन देना है। और ये डिसीजन मेकिंग वाले निर्णायक दल होते हैं कि हाँ डिसीजन कैसा सही है कि गलत है, उस अकॉर्डिंग अपना डिसाइड करते हैं, कानून को लागू करते हैं। चलो, तो वर्तमान में अगर देखो कि व्यवस्था इसी प्रकार की है, और आप लेकिन आप देखोगे जिस सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने बताया है, वैसे अगर आप देखोगे तो ऐसी पृष्ठभूमि या ऐसी भूमिका वर्तमान में अब देखने को नहीं मिलती है। ओके, वर्तमान में ऐसी प्रासंगिकता कहाँ है, सब एक दूसरे में दल बदल कर लेते हैं, इधर के उधर इधर के उधर। ओके, और अब आजकल तो ज़्यादातर देखा हो सब स्वार्थी हो गए हैं, सब दल भी बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए, यहाँ के राजनेता भी ज़्यादा स्वार्थी हैं। तो इसके लिए फिर लोकपाल है, सीबीआई, ये बैठे हुए हैं। चलो अब बात करते हैं दलों की संख्या के आधार पर, दलों की संख्या के आधार पर। तो दलों की संख्या के आधार पर अगर आप समझोगे तो व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती हैं, तो पहले आप ये समझ लो, एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, राइट, दो दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, और बहुदलीय व्यवस्था। तो दलों के आधार पर हम ये विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं, राइट। तो दलों के आधार पर हमारे विश्व में या भारत में आप देखोगे तो ये दल पाए जाते हैं, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हमारे विश्व में है। लेकिन इस दलों को देश किस प्रकार से उसको अपनाता है, वहाँ की व्यवस्था कैसे संचालित करता है, वो उस पर डिपेंड करता है, वहाँ की जनता पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन दलों के आधार पर आप देखोगे हमारे विश्व में ऐसे भी देश हैं जहाँ एक दल पाए जाते हैं, ऐसे भी देश हैं जहाँ दो दल पाए जाते हैं, ऐसे भी देश हैं जहाँ बहुदलीय बहुत से दल पाए जाते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक दलीय व्यवस्था वाले जो देश होते हैं वहाँ केवल एक ही दल पाया जाएगा, एक ही पार्टी पाई जाएगी। दल का मतलब पार्टी। ओके, दो दलीय व्यवस्था ऐसे देश होते हैं जहाँ पे दो पार्टियां पाई जाती हैं, दो दल पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे और भी दल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार की भूमिका में जो जिस दलों का महत्व होता है उन दल को हम केवल जोड़ेंगे यहाँ पे, राइट। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बन गए हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है, ना वो सरकार तक उनकी कभी पहुँच जाती है, तो उनका कोई मतलब थोड़ी ना है, तो उनको नहीं शामिल करेंगे। लेकिन उनको शामिल करेंगे जो सरकार में उनकी भूमिका होती है, सरकार के निर्माण में उनकी भूमिका रहती है, ठीक है, उनके बीच आपस में टकराव रहता है, तो ऐसे दलों को बोलते हैं दो दलीय, या दो दलों के बीच की बात कर रहे हैं, राइट। और बहुदलीय तो ऐसे दल होते हैं जहाँ पे जिस देश में बहुत सारे दल हो, मतलब कोई गिनती नहीं है, दो से अधिक ही होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे भारत में, राइट। तो आप एक एक करके समझ लो कि कौन देश में कौन से कैसे दल पाए जाते हैं। चलिए, तो एक दलीय व्यवस्था वाले अगर आप देश देखोगे तो इसमें आप देखोगे जैसे रूस, चीन, उत्तर कोरिया भी अगर आप शामिल करना चाहो तो उत्तर कोरिया को नहीं है, जैसे ईरान भी हो सकता है शायद इसमें। तो रूस है, चीन है, तो ये जो देश हैं ये सामाजिक व्यवस्था पर आधारित हैं, ठीक है। लेकिन अब तो इसमें गुण भी सामाजिकवादी व्यवस्था के, समाजवादी व्यवस्था के भी हैं, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था को मान्यता देते हैं। लेकिन इनमें जो पार्टी है वो आप देखोगे जनवादी पार्टी, जैसे चाइना की आप जनवादी पार्टी ले लो, चाइना में जैसे जनवादी पार्टी है, राइट। तो वहाँ की जो पार्टी है, राइट, वहाँ की जो पार्टी है, जैसे रूस की बोल्शेविक पार्टी थी,
तो यहाँ की जो पार्टी है जनवादी पार्टी है, तो जनवादी पार्टी केवल एक ही पार्टी है, ये एक ही पार्टी है, राइट। यहाँ पे जो राष्ट्रपति इसके बनते हैं, जैसे वर्तमान में जो सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इनके हाथ में पावर होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर देखोगे तो इनका जो चुनाव होता है ना, यहाँ पे चुनाव जो होता है तो वो जनता द्वारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पार्टी में शामिल जो लोग होते हैं और जो वहाँ पे जो भी नेता होते हैं वही चुनाव कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो, पूरी जनता यहाँ पे चुनाव नहीं करती है। ये जो देश है, रूस है, चाइना है, यहाँ पे पूर्ण रूप से जनता चुनाव नहीं करती है। बस ये है कि यहाँ पे जो मुख्य लोग होते हैं, जो पार्टी में शामिल होते हैं या नेता के रूप में शामिल होते हैं, वही चुन लेते हैं। तो यहाँ पे जनता का कोई महत्व थोड़ी ना होता है। जनता क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? कुछ नहीं, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, राइट। तो एक दलीय व्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। तो आप ये चीज़ें क्लियर कट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि जैसे कि आप मान लो कि अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ये कार्यकाल भी बढ़ा लेते हैं। जैसे वहाँ की पार्टी है, जनवादी पार्टी है, जनवादी में जितने भी नेता शामिल होंगे, अब इनको लगेगा कि कोई वर्तमान में कोई अच्छा सा कोई राष्ट्रपति, मान लो सी जिनपिंग है, ठीक है, तो उनको लगता है कि सी जिनपिंग अच्छा कार्य कर रहे हैं, वर्तमान बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, जनवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं उनका समर्थन करते हैं। बढ़िया है, ये देश पे और विश्व में इनकी जो विदेश नीति है बहुत अच्छी चलती है, राइट। तो इस हेतु वो क्या करते हैं, इतने जो नेता हैं इनका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जनता का कोई मतलब ही नहीं है, जनता का रोल कोई मतलब नहीं है। अगर जनता का अपना विरोध भी करती है तो इनके पास पावर होती है, सीधा सीधा सैन्य पावर लगाएंगे, जनता को दबाव में डाल देंगे, जनता पे दबाव लाठी मार करेंगे। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हो, ये जनता को दबा लेते हैं, लेकिन जनता की यहाँ कोई प्रासंगिकता ज़्यादा नहीं होती है। बस इनमें जो भी पार्टी के में जो सदस्य होते हैं नेता के रूप में, वही अपने सदस्य को, नेता को चुन लेते हैं और उसका जो भी कार्यकाल है वो बढ़ा देते हैं। वो एक लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं, 20 साल 25 साल जैसे बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। ओके, ऐसे ही रूस में भी देखो, उनका जो वर्तमान में आप देखोगे वहाँ के पुतिन है, तो पुतिन का देखो कार्यकाल बढ़ा दिया गया। चीन के जो सी जिनपिंग है उनका भी कार्यकाल देखो बढ़ाने की बात थी, उनका शायद बढ़ा दिया गया। तो ये चीज़ें देखने को जो मिलती है ना, ये एक दलीय व्यवस्था में है। और यहाँ पर आप देखोगे जनता का कोई रोल नहीं होता है, राइट। बस जनता का कोई रोल नहीं है, बस सीधा सीधा यही है कि जनता के ऊपर अपना सरकार बनाना है। ऐसे होते हैं एक दलीय व्यवस्था। दो दलीय व्यवस्था ऐसी होती है जहाँ इनमें जनता का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे दल होते हैं जहाँ पे जनता चुनती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो दलीय में सभी में जनता चुनती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ दो दलीय व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। तो आप जैसे दो दलीय में अगर आप लेना चाहो, जैसे अमेरिका ले लो, अमेरिका में आप देखोगे दो दलीय व्यवस्था है। वैसे अमेरिका में भी कई सारे दल पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि दो ही हैं, लेकिन अमेरिका में जो भी वहाँ की सरकार बनती है, जो भी राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो ये दो ही दल से देखने को मिलते हैं। ओके, और वो जो दो दल हैं वो हैं रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, यही दो पार्टियों से राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हो वहाँ की दो दलीय व्यवस्था है। और भी दल हैं छोटे छोटे हैं, तो वहाँ उस पार्टी से कभी राष्ट्रपति बन ही नहीं पाए हैं, तो उनका कोई क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो उनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, इसलिए दो ही पार्टियों को शामिल करते हैं, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व तो अब देखोगे बराबर स्तर पर रहता है, टकराव में रहता है। लेकिन यहाँ पे जो भी चुने जाते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति वहाँ का जनता द्वारा चुना जाता है। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, पहले आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन थे, डोनाल्ड जो ट्रंप थे वो रिपब्लिक से थे पहले। लेकिन अब वर्तमान में जो बाइडन है वो डेमोक्रेटिक से हैं, ठीक, वो डेमोक्रेटिक से हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो, ये दो दलीय हो गई। अब आती है जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था देख लो, तो ब्रिटेन में भी दो दलीय व्यवस्था है। पहली है लेबर पार्टी, वहाँ पे है, राइट, लेबर पार्टी है। और दूसरी जो पार्टी वहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी रिपब्लिकन पार्टी। ये रिपब्लिक पार्टी है, वो है रिपब्लिकन, राइट, रिपब्लिकन। तो ये वहाँ पे दो पार्टियाँ, ये भी रिपब्लिकन ही इसे भी बोलते हैं। तो लेबर पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। तो वर्तमान में आप जानते हो कि इनके जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो शायद भारतीय के हैं, पहले के रहे हैं, तो वो वर्तमान में वहाँ रहते हैं, वहाँ की नागरिकता वो
प्राप्त किए हुए हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पे वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आप कह सकते हो कि वर्तमान में वहाँ पर भी आप देखोगे लेबर पार्टी की सरकार है। तो एक बार देख लेना, क्लियर कट कर लेना इसके विषय में, कन्फ्यूजन है शायद, ठीक है। तो वहाँ भी यही दो ही पार्टियाँ होती हैं। अब ब्रिटेन में तो केवल दो ही पार्टियाँ हैं, शायद इसमें भी और छोटी छोटी पार्टियाँ होंगी वहाँ, क्योंकि जनता द्वारा चुनी जाती हैं, तो जनता तो और भी पार्टी गठित कर सकती है, लेकिन उनकी जो भूमिका जो है राष्ट्रीय स्तर पर इन दो ही पार्टियों को जहाँ तक मान्यता उन्हें प्राप्त है, उन्हीं से ही वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, तो ये दो दलीय पार्टी हो गई। बहुदलीय में अगर आप देखोगे तो भारत ले लो, पाकिस्तान ले लो, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, ऐसे ही बहुत सारे देश हैं, नेपाल है, ये जो देश है ना, इनमें बहुदलीय पार्टी हैं। बहुदलीय पार्टी हैं, जितने भी भारत से टूट के बने हैं इसमें सभी बहुदलीय पार्टी ही मिलेगी। बांग्लादेश, तो ये बहुदलीय पार्टी हैं, इसमें बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा ही पार्टियां मिलती हैं। जैसे भारत में देख लो कितने सारी पार्टियां हैं, जो केंद्र स्तर पर आप देखोगे वर्तमान में उन्हें 9 पार्टियां हैं, 9 ऐसे हैं राष्ट्रीय दल जिन्हें राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। पहले 8 थी, अब आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई, तो ऐसे 9 हो गए हैं, राइट। तो 9 है जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर का दर्जा उन्हें प्राप्त है। और कैसे होता है वो हम आगे क्लियर कट करेंगे, अब आगे उसी विषय में समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि दलों के आधार पर एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय व्यवस्था कैसे का वर्गीकरण करते हैं। चलिए, अब बात हम करते हैं कि देखो 1952 में जब भारत में, आप भारत की परिप्रेक्ष्य में ले लो, केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में लेंगे और से हमें कोई मतलब नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझना चाहो तो आप जानते हो कि 1952 में जब आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव का मतलब यही चुनाव आप जानते हो जो हर 5 साल में होते हैं, जो आम चुनाव हुए थे, तो यही आम चुनाव में उस समय पहले 14 राष्ट्रीय दल थे, इन्हें मान्यता नहीं थी, लेकिन ये 14 राष्ट्रीय दल थे, राइट। 1952 में ये पूर्ण रूप से सभी को मान्यता नहीं थी, लेकिन ये 14 राष्ट्रीय स्तर पर काम करते थे। 14 पहली जब आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो वहाँ पे 14 राष्ट्रीय दल थे, उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो 14 राष्ट्रीय दल थे, 14 राष्ट्रीय दल थे। लेकिन 1977 से पहले आप जानते हो इनका कोई महत्व नहीं था, 1977 से पहले इनका कोई महत्व नहीं था। तो 1977 से पहले पहले हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी, भारत में भी एक दलीय व्यवस्था रही है, भारत में भी एक दलीय व्यवस्था रही है, क्योंकि 1885 से लेकर के 1977 तक लगभग में आप समझ सकते हो 80-90 साल तक जो सरकार रही है, जो सरकार ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी वो कांग्रेस की ही रही है, राइट। 1885 से आप मतलब ये अब यहाँ पे ये मत समझो कि 1885 से सरकार कांग्रेस की है, नहीं नहीं नहीं, सरकार तो 1952 से है, 1952 से 1977 तक, इतना लो, लेकिन पार्टी थी 1885 से, ठीक है। लेकिन ये अपना भले ही बातचीत रखती थी, प्रयास करती थी, ब्रिटेन सरकार थी तब, राइट। तो वैसे 1952 से 1977 तक आप रखिए, 1977 से पहले पहले हम ऐसे कह सकते हैं, 1977 से पहले पहले हमारे यहाँ पर जो बहुमत था वो कांग्रेस का था, कांग्रेस का ही था। एक दलीय व्यवस्था कांग्रेस के रूप में हमारे देश में भी रही है 1977 से पहले, लेकिन 1977 के बाद में इसी कांग्रेस से ही एक जनता पार्टी दल बना था, जनता पार्टी मोरारजी सरकार में जनता पार्टी दल बना था 1977 में। तो फिर इसने 1978 में क्या है कि इसने अपनी पार्टी बनाई, और यही पार्टी जो थी 1978 में जीत गई थी, राइट। 1978 में बीजेपी जो पार्टी है वर्तमान की, इससे पहले उस समय ये बीजेपी नहीं थी, जनता पार्टी के रूप में थी, ये बाद में बीजेपी बनी थी। तो 1978 में यही जनता पार्टी बाद में बीजेपी बनी। तो 1978 के बाद आप जानते हो हमारे यहाँ पर भी बहुदलीय व्यवस्थाएं देखने को मिलने लगी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1977 से पहले केवल एक ही पार्टी थी, बहुत सारी पार्टियां थी, सीपीआई भी थी, सीपीएम भी थी, ये भी 1964 58 में एक बनी थी, 1964 में बनी थी, तो ये भी पार्टियां थीं।
ये भी पार्टियां थी, लेकिन इनका कोई राजनीति में कोई महत्व नहीं था, क्योंकि ये इनकी से कोई सरकार ही नहीं बनती थी। ये तो विरोध करने वाले व्यक्ति थे, तो जनता इनका कोई चुनाव इनमें मतदान ही नहीं करती थी ज़्यादातर, राइट। तो इस प्रकार से केवल वर्चस्व जो रहा है वो ज़्यादातर आप देखोगे कांग्रेस का ही रहा है। तो इस उद्देश्य से हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारी व्यवस्था में भी एक दलीय व्यवस्था रही है। लेकिन पार्टी की बात की जाए तो पार्टी तो ऐसे बहुत सारे, देखो 14 राष्ट्रीय दल थे, लेकिन ये कोई जीतता ही नहीं था, हर जगह कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व था, वर्चस्व था। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक दलीय व्यवस्था है। हम ये सरकार के निर्माण के विषय में कह रहे हैं, राइट, पार्टी के हित में नहीं। पार्टियां तो और भी थी, लेकिन 1977 तक केवल एक पार्टी की बहुमत रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था रही है। और 1978 के बाद जब जनता पार्टी जीत गई थी तो फिर यहाँ पर बहु सदस्यीय व्यवस्था आ गई। चलिए, तो अभी वर्तमान में अगर आप देखते हो तो दो दलीय हम भारत में इस आधार पे कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी यही दो ऐसी पार्टियां रही हैं जो कांग्रेस जो केंद्र स्तर पर अपनी सरकार निर्माण में भूमिका निभाई है, और पार्टियां का कोई महत्व रहा ही नहीं है। बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है, और कोई पार्टी रही नहीं है शायद। चलो, तो दो दलीय इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दो दलीय व्यवस्था रही है, एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रही है, और दल तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, उनका कोई ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो रहा नहीं है केंद्र स्तर पर। हाँ, चुनाव वो लड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव में उन्होंने सरकार नहीं अपनी बना पाई है। अब गठबंधन की सरकार उनकी भले ही बनी है, गठबंधन की भी बनी है, तो गठबंधन में हम एक बार गठबंधन की सरकार बन चुकी है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुदलीय है। बहुदलीय केवल हम इसी आधार पे कह सकते हैं कि दल तो बहुत सारे हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार भी हमारे केंद्र पे रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था हमारे भारत में है। या तो बहुदलीय व्यवस्था हम ऐसे नहीं कहते, पार्टी के आधार पर हम बहुदलीय नहीं कहते, लेकिन हम इसके आधार पर बहुदलीय कह सकते हैं कि केंद्र स्तर पर महागठबंधन की भी सरकार रही, तो इस बेसिस पर कह सकते हैं। चलो, तो अब बात ये आती है कि वर्तमान में अगर आप देखोगे तो जो राष्ट्रीय स्तर पर दल हैं वो कितने हैं? राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्तमान में दल हैं वो हैं 9, राइट। पहले 8 थे, 2019 अभी 2021-22 के पहले 8 थे। 2019 में आप जानते हो कि पीपल पब्लिकन जो पार्टी बनी थी, ये क्या नाम था उनका, चलो अभी हम बताते हैं। पीए नाम से उनका कुछ नाम आता है, तो उन्हीं के नाम ने उन्होंने पार्टी बनाई थी, राइट। तो वो 2019 में उसे दर्जा दिया गया था केंद्रीय स्तर का, ओके। तो वर्तमान में आप देखोगे 9 हैं, और 9वीं जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी जो पार्टी बनी है वो 9वीं पार्टी बनी है। और वो देख रहे हो अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं, गुजरात के हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो इन चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से अपना बहुमत प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, राइट। पहले आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली में ही लड़ती थी, अब वो पूरे विश्व में पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी में जहाँ भी चुनाव होते हैं अपना बहुमत हासिल करने के लिए चुनाव लड़ने लगती है। तो उसे भी अब राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया है, क्योंकि उसने भी आप देखोगे सभी जितने भी मत पड़ते हैं पूरे भारत में उसका उसने 13% कम से कम प्राप्त किए हैं, और अपनी लोकसभा में भी उसने सीटें बनाई हैं। तो इस प्रकार से उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। चलो, वो हम अब बताएंगे कैसे उनको दर्जा मिलता है। चलिए, अब हम बात इसमें ये करते हैं कि वर्तमान में ये राष्ट्रीय स्तर पर जो दल हैं इनको मान्यता देता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इनका जो निर्वाचन आयोग है केंद्र का, निर्वाचन आयोग केंद्र का, हम राष्ट्रीय स्तर पर चाहे दर्जा हो चाहे राज्य स्तरीय दर्जा हो या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल को दर्जा अगर दिया जाता है, या राज्य स्तर पर जिस पार्टी को दर्जा दिया जाता है, तो उसमें दर्जा कौन देता है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग आप जानते हो, ऐसे नहीं है कि निर्वाचन आयोग कैसे भी दर्जा दे देगा। इसके लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, इसकी जो धारा है, इसकी धारा है 29A। तो 29A के तहत ये राजनीतिक पार्टियों को क्या है, राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करती है 29A। तो निर्वाचन आयोग जो है वो इसके तहत देता है 29A के तहत। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है 29A।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे दिया जाता है दर्जा, तो आपको पता होना चाहिए। जो इन्हें मान्यता दी जाती है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत इन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय इन्हें दर्जा प्रदान किया जाता है, वो करता है निर्वाचन आयोग। तो इनके चुनाव से संबंधित है, वाद विवाद है, वो निर्वाचन आयोग ही देखता है। ओके, चलो, अगर इसमें उनको लगता है कि जो भी अगर गड़बड़ है, कोई मिस्टेक है, तो निर्वाचन आयोग है उसको निरस्त भी कर देता है। तो जितने भी गैर मान्यता प्राप्त दल हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे दिया जाएगा उसके संदर्भ में कुछ ये अपना अलग से व्याख्यान करते हैं। निर्वाचन आयोग कुछ व्याख्यान करता है, लेकिन वो व्याख्यान जो है निर्वाचन आयोग जरूर करता है, इसका चार्टर से करता है, लेकिन वो इसके तहत ही जुड़ा होता है, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत ही वो चार्टर होता है, उसके तहत ही ये निर्वाचन आयोग काम करता है। राइट, ऐसा नहीं है कि निर्वाचन आयोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए एक पूरा अधिनियम होता है। राइट, निर्वाचन आयोग तो एक प्रकार से आप जानते हो कि एक प्रशासकीय मतलब कि एक संवैधानिक संस्था है। 324 में अनुच्छेद 324 है के तहत एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये जो पावर, ये जो काम जो करेगा वो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1950 है, 51 है, इसके तहत काम करता है। वैसे चुनाव से संबंधित है वो 1951 वाला है। जो संसद के सदस्य होते हैं उनमें क्या उनको विशेषाधिकार दिए जाएंगे, क्या उनसे जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दिए जाते हैं। लेकिन उनसे चुनाव से संबंधित किसी को दर्जा देना हो या कोई पार्टी को कितना दर्जा देना हो, किसी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना हो, उसके लिए जो अधिनियम होता है वो होता है 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक, उसकी धारा 29 है, उसके तहत निर्वाचन आयोग इनको मान्यता देता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अब बात हम ये करते हैं कि राष्ट्रीय गैर मान्यता प्राप्त दल कैसे होते हैं, पहले ये समझ लो। गैर मान्यता प्राप्त दल ऐसे दल होते हैं जो कुछ लोग अपने सम्मिलित हो जाते हैं या संगठन, ऐसा संगठन बना लेते हैं जो एक समान विचारधारा वो रखते हैं, वो गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। गैर मान्यता प्राप्त दल हैं, लेकिन उनको मान्यता नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं। समझना ध्यान से, वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं होती है। चुनाव तो वो लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। वो एक ऐसे गैर दलीय होते हैं जो अपने की गोपनीयता में छुपाए रखते हैं। राइट, ये सार्वजनिक नहीं करते हैं, ये अपना कोई चीज़ सार्वजनिक नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं करते हैं। बस ये है कि अपने इन्हें भी 20 प्रचारक दिए जाते हैं, लेकिन इनका जो बहुमत होता है ये अपना थोड़ा गोपनीय में रखते हैं, क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, इन्हें कोई ज़्यादा मान्यता इन्हें केंद्र निर्वाचन आयोग तरफ से मान्यता नहीं होती है, इसलिए इन्हें इतने सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तरीय दलों को सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब एक चीज़ इसमें क्लियर कट आप ये समझ लीजिए कि भारत में वर्तमान में जो दल हैं उनको मान्यता प्राप्त, यानी कि मान्यता प्राप्त के आधार पर दल, मान्यता प्राप्त के आधार पर दल, मान्यता प्राप्त के आधार पर जो दल होते हैं वो आप देखो। पहला दल होता है राष्ट्रीय स्तर पर दल, राष्ट्रीय स्तर पर दल यानी कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा यानी कि कोई भी पार्टी है, कोई भी दल है, राइट, अगर वो जनसंख्या ने मतलब या जो वहाँ के लोग हैं, जनता है, उन्होंने एक पार्टी बनाई, राइट, अब वो पार्टी बना ली, कोई भी नाम रख ली है, अब वो अपने रख लिए, लेकिन वो पार्टी मानता उसे नहीं है, राइट, उसे मानता नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ती है। ओके, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव को सबको लड़ने का अधिकार है, चुनाव को सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे दिया जाएगा। अगर मान लो कोई भी दल है वो गैर मान्यता प्राप्त है, राइट, गैर मान्यता प्राप्त है, अगर उसे मान्यता प्राप्त अगर देनी है, उन्हें मान्यता देनी है, उन्हें सर्टिफिकेट देना है निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो फिर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना पड़ेगा। और उनके लिए आप जानते हो कि क्या भूमिका होती है, कुछ इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ ऐसे स्पष्ट प्रावधान किए हैं, अगर वो इन मानदंडों को अपना लेते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं राज्य स्तरीय दल, आप सुनो, मान्यता प्राप्त के आधार पर एक तो हो गया राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, दूसरा होगा राज्य स्तरीय। तो राज्य स्तरीय का दर्जा यानी कि कोई भी दल है
मुझे राज्य स्तर का दर्जा कैसे प्राप्त होगा, दूसरी बात है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे प्राप्त होगा। समझ रहे हो, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे प्राप्त होगा या राज्य स्तरीय कैसे प्राप्त होगा। तो आप ये चीजें कंडीशन आप समझ सकते हो कि ये दो होते हैं मान्यता प्राप्त के, और एक होता है इसमें गैर मान्यता प्राप्त, एक होता है गैर मान्यता प्राप्त दल। और गैर मान्यता प्राप्त दल में आपको पता होना चाहिए इतने सारे दल हैं, हजारों में गिनती है इनकी दलों की, ठीक है। बहुत सारे निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग को शक्ति दी जाती है किसी दल को निरस्त करना है या उसको दल को बनाए रखना है, कैसे उनको राज्य स्तरीय दर्जा देना है, राष्ट्र का दर्जा देना है, तो ये निर्वाचन आयोग करता है। तो बहुत सारे दल ऐसे हैं जो कोई काम के नहीं है तो उनको निरस्त भी कर देता है। चलो अब बात ये करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के जो दर्जा होते हैं, जो दल हैं, वर्तमान मान लो 9 हैं, ठीक, वर्तमान में मान लो 9 दल हैं, 9 दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, और 9 दल हैं जो किसी भी चुनाव में भाग लेते हैं, किसी भी चुनाव में, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव होता हो उसमें 9 दल पूर्ण रूप से भाग लेंगे, अपना अपना वहाँ पे लक अजमाएंगे, राइट। जैसे बीजेपी है, टीएमसी ले लो, सीपीआई ले लो, सीपीएम ले लो, राइट, तृणमूल की ले लो, इसके बाद आम आदमी भी पार्टी है वो भी ले लो, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। चलो तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो आम आदमी पार्टी है ये तो शायद अभी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी जो वर्तमान में चुनाव जो हो रहे हैं उन्हीं चुनाव को पहली बार उन्होंने लड़ा है, 2022 में इसको दर्जा दिया गया है। इसने लगभग में 13% मत प्राप्त किए हैं, 13% मत प्राप्त किए हैं, टोटल का 13%। वैसे तो अभी हम बताएंगे कितना कितना परसेंट होता है। चलो तो इन्हें अगर सुख सुविधाओं की बात की जाए, जैसे कोई भी दल है, गैर मान्यता प्राप्त दल है, अगर उसे राज्य स्तर का दर्जा दिया जाता है या उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है तो इन्हें क्या सुख सुविधाएं होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा इनको समझ लो। पहली सुख सुविधा क्या होती है, पहली तो ये सुख सुविधा होती है कि इनका एक यूनिक चिन्ह होता है, यूनिक चिन्ह होता है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से इन्हें कुछ मान्यताएं दी जाती हैं या कुछ इनके लिए मानदंड दिए जाते हैं या कुछ इनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं सरकार की तरफ से, तो इनको एक यूनिक चिन्ह प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। इनका एक यूनिक चिन्ह होता है, यूनिक यानी कि ये अपने निर्वाचन आयोग की तरफ से जो चिन्ह दिया जाता है किसी पार्टी को, लेकिन हाँ ये अपने आधार पर समझ सकते हैं, अपने आधार पर ले सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो निर्वाचन आयोग उसको कन्फर्म कर देगा कि हाँ तुम्हारा ये यूनिक चिन्ह है। ये अपनी तरफ से निर्वाचन आयोग नहीं देता है, जनता अपना जैसे कोई भी चिन्ह को लगता है कि जनता को कि ये ठीक है हमारे लिए अच्छा लगता है, तो फिर उसका निर्वाचन आयोग यूनिक चिन्ह डिसाइड कर देता है कि तुम्हारा ये यूनिक चिन्ह है। और फिर ये यूनिक चिन्ह जो होता है इसको बदल नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है कि अब चिन्ह ले लिया आप बदल लो है ना, ठीक है। तो ये एक यूनिक चिन्ह होता है, बदलेगा तो निर्वाचन आयोग इसमें संशोधन करेगा, बदलाव करेगा, राइट, लेकिन फिर बाद में फिर जनता नहीं ऐसे बदल सकती है, तो यूनिक चिन्ह होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात इसमें आती है कि दूसरी सुख सुविधा जो है, इनको 40 स्टार प्रचारक दिए जाते हैं। स्टार प्रचारक का मतलब ये होता है कि ऐसी मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में लोकसभा की सीट है, राइट, तो वहाँ पे 40 स्टार प्रचारक, 40 गाड़ियाँ, या हम कह सकते हैं ऐसे चारक, इनके राजनीतिक से जो जुड़े जो सदस्य होते हैं वो 40 दिए जाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में इस राजनीतिक दल का या अपना दल का प्रचार प्रसार कर सकते हो, तो 40 स्टार प्रचारक दिए जाते हैं। ओके, तो इनको 40 स्टार प्रचारक दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। इसके बाद इन्हें रेडियो सुविधा या हम टेलीविजन सुविधा भी कह सकते हैं, रेडियो सुविधा और टेलीविजन, टेलीविजन का मतलब टीवी, यानी कि जो मीडिया होती है उसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार। तो आपने देखा हो टीवी पर आपने देखा हो कि जो भी पार्टी होती है जो केंद्र स्तर की है तो वो अपना प्रचार प्रसार कराती हैं, जनता को मतलब लोकतंत्र को दिखाती हैं, या लोकतंत्र में जो जनता है उनको दिखाती हैं कि हमारा प्रचार प्रसार है, हमारी पार्टी से ज्वाइन कीजिए। तो इन्हें फिर ये सरकार की तरफ से सुख सुविधाएँ मिल जाती हैं, रेडियो टेलीविज़न पर मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना हो। तो आपने देखा हो टीवी पर भी जब प्रचार होता है तो आपने देखा हो बीजेपी का प्रचार आपने देखा हो होता है, तो अपने अपना प्रचार कराते हैं। इसके बाद इसमें और ये सुख सुविधाओं देखो तो वित्त पोषण भी केंद्र सरकार कराती है, तो वित्त पोषण को आप लेकर देख लो, तो वित्त पोषण में आप
वित्तीय फाइनेंशियल जो भी पोषण सुविधाएं होती है इनको पूर्ण रूप से केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है राष्ट्रीय दलों को। इसके बाद मतलब इनका खर्चा जो भी आता है राजनीतिक दल में, जो भी पार्टी इन्हें राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है तो इन्हें वित्त पोषण सरकार ही मुहैया कराती है। इसके बाद आप देखोगे इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो या चुनाव बॉन्ड हो, राइट, चुनाव बॉन्ड है तो इन्हें खरीदने का भी अधिकार मिल जाता है। तो चुनाव बॉन्ड में आपने देखे हो जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं, तो आपने पढ़ा हो जो चुनावी बॉन्ड होते हैं वो जारी करते हैं SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो जारी करती है। तो चुनाव बॉन्ड हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो तो इन्हें सुख सुविधाएं ये मिलती हैं, राइट, इन्हें ये सुख सुविधाएं दी जाती हैं, तो इन्हें सबको सुख सुविधाएं मिलती हैं। चलो साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो और भी सुख सुविधाएं हैं। तो इनके लिए आप जानते हो जो कार्यालय इनके स्थापित किए जाते हैं, जैसे कोई भी पार्टी है उसका अपना एक कार्यालय होता है, क्योंकि अध्यक्ष होते हैं ना उस पार्टी के, तो उनका अपना एक कार्यालय होता है। तो उनके लिए जो भूमि अनुदान है, तो भूमि अनुदान कौन कराती है? केंद्र सरकार कराती है, तो भूमि अनुदान हुई, राइट। तो आप ये ऐसे समझ सकते हो भूमि अनुदान है। या आप जानते हो फंड जुटाने से संबंधित कोई मामला हो, फंड जुटाना, तो ये भी सरकार द्वारा ही इनको स्वतंत्रता दी जाती है। चलिए, तो ये सुख सुविधाएं होती हैं, ये किससे होती हैं? केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर, ये दो दलों को ये सुख सुविधाएं मिलती हैं। जितने भी ये सुख सुविधाएं हमने आपको बताई हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, ये राज्य स्तर के दलों को और राष्ट्रीय स्तर के दलों को, इन दो दलों को इन्हें सुख सुविधाएं होती हैं। जबकि गैर मान्यता प्राप्त जो दल है इन्हें इनमें से कोई सुविधा नहीं होती है, केवल 20 स्टारक की इन्हें ठीक है, केवल इन्हें 20 स्टारक दिए जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। ओके, इनको 40 स्टारक मिलते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए और इन्हें जो होते हैं 20 स्टारक मिलते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। तो गैर मान्यता प्राप्त को कोई ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती ही नहीं है, क्योंकि इन्हें मान्यता ही नहीं होती है, तो ये सुख सुविधाएं इन्हें कहाँ से दी जाएंगी? तो ये ना ये टेलीविजन की सुविधा होती है, ना भूमि अनुदान की सुविधा होती है, ना इनकी कोई फंड जुटाने की सुविधा होती है, ना कोई इनका यूनिक चिन्ह होता है, ये अपना चिन्ह भी बदलते रहते हैं, राइट। क्योंकि इन्हें ये नहीं पता होता कि मेरा चिन्ह क्या होना चाहिए क्लियर कट, तो ये परिवर्तन करते रहते हैं। फिर इसके बाद आप जानते हो कि इनके कोई समर्थक भी नहीं होते हैं। तो इनके आप जानते हो कि इनका समर्थक भी होते हैं, जैसे एक समर्थक इनका होता है, एक समर्थक भी होता है इनका कोई समर्थक भी नहीं होते हैं। चलो, तो ये सब हैं जितना भी ये सुविधाएं हैं जो अलॉटमेंट जो सरकार कर रही है, ये केंद्र सरकार द्वारा ही मान्यता दी जाती है। इनको कोई ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती, क्योंकि ये मान्यता इनको मिलती नहीं, तो सरकार इनको कोई सुविधाएं नहीं देती है। फिर प्रचार करने के लिए दे देती है कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हो अपना भी। चलो, अब बात ये आती है कि कोई भी दल है उन्हें मान्यता कैसे दी जाएगी? मान्यता देने के आधार पर, पहला अब इसमें आप सुन लो, मान्यता देने के आधार पर। अब इसके अंतर्गत आप देखोगे पहली कंडीशन लिख लो राष्ट्रीय स्तर पर, कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दल को मान्यता दी जाएगी, किन आधार पर दी जाएगी? कोई भी दल है उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, यानी वर्तमान में 9 है, तो ये 9 दल हैं, कैसे बने, इन्हें क्या मान्यताएं दी गई, क्या मानदंड इनके लिए निर्धारित किए गए, तो वो आप समझ लो। पहला आता है इसमें, पहली तो कंडीशन इसमें ये रखी गई है कि जो भी लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसको हम लिखते हैं लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में ही होता है, क्योंकि पार्टियां यही होती हैं। तो लोकसभा के चुनाव में जो वर्तमान में, जैसे 2019 में जैसे लोकसभा के मान लो चुनाव हुए थे, ठीक तो लोकसभा के चुनाव में आप देखोगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो टोटल जितने भी इसमें वोट पड़ते हैं, पूरे भारत में कितने वोट पड़ते हैं, जितने भी पड़ते हैं 100% पड़ते हैं। तो 100% का अगर कोई भी दल है वो अपना भी लड़ते हैं, सभी दल लड़ते हैं, अपने अपना चुनाव लड़ते हैं, राइट। तो वैसे भी तो आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति है 2 दल से लड़ सकता है, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति है अगर किसी विशेष क्षेत्र में लड़ रहा है, अपने दल से लड़ रहा है, राइट, तो एक में 2 से लड़ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो टोटल 100 वोट पड़े, तो 100 वोट का अगर किसी को लोकसभा में सीट लाना है या उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना है, तो उसे 6% वोट लाना पड़ेंगे, यानी कि 100 में से 6 पूरे भारत में, समझ रहे हो।
पूरे भारत में जितने भी वैध मत पढ़ते हैं, वैध मत यानी कि ऐसा नहीं है कि वैसे तो अवैध भी होते हैं, सब मिक्स होते हैं, लेकिन जो वैध मत हैं, मतलब जब वोटिंग ओपन होती है तो उस समय वैध मत देखे जाते हैं। तो वैध मत जो पढ़ते हैं उसका 6%, कोई अगर जो कोई पार्टी अगर लाती है तो 6% होने चाहिए। साथ ही इसमें कंडीशन और दी गई है, साथ ही साथ चार राज्यों में वो विजयी होना चाहिए, राइट। 4 राज्यों में आप अगर देखोगे तो 4 राज्यों में भी उसका बहुमत होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल 6% ही हो। तो कुल वैध मतों का लोकसभा में अगर आप देखोगे तो लोकसभा में जितने भी वैध मत पढ़ते हैं उसका 6% होना चाहिए, और 4 राज्यों में उसका बहुमत होना चाहिए, तभी उसको लोकसभा की सीट मिलेगी, या आप कह सकते हैं उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा। पहली कंडीशन तो ये निर्धारित की गई है, एक राज्य नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक राज्य में बहुमत है ऐसा नहीं है, 4 राज्यों में कम से कम होना चाहिए और 6% वोट होने चाहिए। चलो, चार राज्यों का बहुमत का मतलब है, मतलब कि राज्य चार राज्यों में राज्य स्तरीय उसे दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, राज्य स्तरीय दर्जा 4 राज्यों में प्राप्त उसे होना चाहिए, तो उसे मिल सकता है, यानी कि 6% उसे वोट होना चाहिए वैध मतों का टोटल, या वो 4 राज्यों में उसे 4 राज्य स्तर में उसे 4 राज्यों में उसे राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए उस पार्टी को, तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जा सकता है। पहली कंडीशन तो ये दी गई। दूसरी कंडीशन ये दी गई है, मान लो वो 6% वोट नहीं पा पाता है, ठीक है, ठीक, अगर वो ये नहीं पा पाता है, राइट, ये नहीं प्राप्त कर पाता है, तो एक चीज और दिशा है कि वो लोकसभा में 4 सीटें हासिल कर ले। लोकसभा में से 4 सीटें हासिल करनी पड़ेंगी, राइट। लोकसभा में 4 सीटें उसे हासिल करनी पड़ेंगी, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं उसे 6% या तो मत प्राप्त करे और चार राज्यों में वो राज्य स्तरीय उसे दर्जा प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन है उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, जितनी भी सीटें हैं टोटल हैं उसकी 4 सीटें अगर उसे मिल जाती हैं तो फिर भी वो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। अब मान लो वो सीटें भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, राइट, अगर वो सीटें भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो कि तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये थी कि 6% वोट उसे प्राप्त होने चाहिए, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय उसे दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें एक और है, यानी कि इन दो में से अगर वो शामिल नहीं कर पाता है, दो में से अगर वो कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर जितने भी लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 2%, लोकसभा में टोटल सीटों का 2% वोट अगर वो जीतता है, 2% अगर वो वोट वो जीतता है तो फिर भी उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा। तो 3 कंडीशनें इसमें कम से कम हैं, 3 कंडीशनें इसमें शामिल की गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2% वोट ही हो, इसमें ऐसा भी है 3 राज्यों का भी राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होना चाहिए। भाई तुम इन तीनों में से कुछ तो फॉलो कीजिए, कोई भी पार्टी है, तुम इन तीनों में से अगर फॉलो कर लेते हो, कोई भी मानदंड फॉलो कर लेते हो तो निश्चित ही आपको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा। या 6% वोट ले आओ, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त कर लो तो आपको राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 4 सीटें आप प्राप्त कर लो तो आपको राष्ट्रीय स्तर दर्जा मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, लोकसभा में टोटल जितनी सीटें हैं उतनी, मान लो अभी वर्तमान में जैसे 545 टोटल, वैसे 552 है अधिकतम, 552 मान लो, तो 545 मानते हैं तो उसका कम से कम 2% वोट, जितनी उनकी वोट पड़े हैं, जितनी वोट पड़े हैं उसमें पार्टी में, उसका कम से कम 2% और 3 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसे भी आपको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा। तो ये केंद्र स्तर की बात थी, लोकसभा के चुनाव की बात थी। कोई भी पार्टी है, भले ही वो राज्य स्तरीय पार्टी, भले ही है वो राज्य स्तर की, भले ही वो पार्टी है, लेकिन उसे
बहुमत लोकसभा में अगर लाना है अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय स्तर दर्जा प्राप्त करना है, तो इन तीनों में से कोई भी मान्यता या मानदंड है वो पूर्ण करना पड़ेगा। इसके दूसरी कंडीशन अब हम पढ़ते हैं विधानसभा में। जैसे विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा में अगर आप देखोगे, जैसे विधानसभा में जो राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया जाता है, राज्य स्तरीय दर्जा, मान लो विधानसभा में राज्य स्तरीय दर्जा कैसे प्राप्त हो, तो वैसे यहाँ लोकसभा है और जैसे विधानसभा की बात कर लो तो यहाँ पे लोकसभा विधानसभा है ना, इसको हम शामिल इसमें कर सकते हैं एक चीज़ पर। जैसे कि कोई विधानसभा है, मान लो अब विधानसभा है, ठीक है, तो विधानसभा का मतलब है 4 राज्यों की विधानसभा। ओके, यहाँ विधानसभा हम शामिल कर सकते हैं 4 राज्यों की विधानसभा से, मतलब कि जो लोकसभा जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें कम से कम वो 6% मत प्राप्त करे, या विधानसभा के चुनाव हैं उसमें राज्य स्तरों पर वो उसे प्राप्त करना चाहिए, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा उसे प्राप्त करना चाहिए, तो फिर वो विधानसभा, या हम ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सकता है। अब राज्य स्तरीय दर्जा कैसे दिया जाता है, तो राज्य स्तरीय का दर्जा का मतलब ये है कि वो कम से कम पहली कंडीशन है, कम से कम 4 राज्यों में अपना 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया हो। ये तो राष्ट्र की बात थी केंद्र लोकसभा के चुनाव में, अब आती है यहाँ पे विधानसभा में। तो कोई भी अगर राज्य स्तर का जो दर्जा दिया जाता है, राज्य स्तरीय का जो दर्जा दिया जाता है किसी भी पार्टी को, तो उसे 4 राज्यों, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ओके, पहली कंडीशन तो इसमें ये रखी गई है। दूसरी कंडीशन ये है इसमें कि कुल वैध मत, मान लो कुल वैध मत है, जैसे आप ऐसे कह सकते हो कुल वैध मत, यानी कि जितने भी राज्य स्तर का जैसे चुनाव होता है, मान लो किसी यूपी का चुनाव हुआ या एमपी का चुनाव हुआ, तो वहाँ पर जितने भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव में जितने भी मत पड़ेंगे तो उस पार्टी को, जो भी राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करना चाहती है, तो उस पार्टी को टोटल वैध पड़े हैं, जो मतलब कि राज्य स्तर पर जो वैध, जो मतलब विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उस विधानसभा के चुनाव में कुल वैध जो मत पड़े हैं उसका 6% से प्राप्त होना चाहिए, प्लस में 2 सीटें लोकसभा की प्राप्त होनी चाहिए। राइट, यहाँ पे 4 सीटें थी, 6% दोनों में है, समान है, लेकिन यहाँ 4 सीटें प्राप्त करनी पड़ेंगी। कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पे 4 सीटें की बात करता है। राइट, जबकि यहाँ पर जो है वो 2 सीटें, यहाँ पर है 4 सीटें, यहाँ पर हैं 2 सीटें, तो कुल वैध मत है उसका 6% और 2 सीटें उसे हासिल करनी पड़ेंगी। चलो, इसके बाद आता है कि मान लो कि जैसे जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, राइट, तो लोकसभा के चुनाव हो गए, जैसे यूपी है, तो यूपी क्षेत्र में जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, मान लो 80 सीटें हैं, ठीक है, तो 80 सीटें लोकसभा की हैं, तो आप अगर यहाँ पे आप जानते हो जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो 80 सीटें हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे लोकसभा में जो राज्य स्तर का जिसे दर्जा प्राप्त नहीं है वो भी इसमें भाग लेगा कि नहीं, वो भी भाग लेगा। जब वो भाग लेता है तो फिर उसे क्या हासिल करना है, तो उसे इसमें देखो, अगर उसे राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करना है तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं और जिस राज्य के अंतर्गत लोकसभा की, मान लो यूपी में 80 सीटें हैं, 80 सीटों में जो पार्टी है जो राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करना चाहेगी, तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम राज्य विशेष पर, यानी कि यूपी में जितने भी 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, तो उसमें 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों का 6% से मत प्राप्त करना पड़ेगा राज्य विशेष पर। राइट, राज्य विशेष पर, तो ऐसे कह सकते हो कि यूपी में जैसे 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें में का 6% जो वैध मत प्राप्त होते हैं उसे प्राप्त करने पड़ेंगे, तब उसे राज्य स्तर का दर्जा मिलेगा। तो तीसरी कंडीशन ये है कि लोकसभा के चुनाव पर है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव पर यूपी में मान लो कोई राज्य स्तर का, राज्य स्तरीय है, कोई पार्टी है यूपी की,
वो गैर मान्यता प्राप्त है, अगर वो राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करना चाहती है, तो मान लो यूपी में 80 सीटें लोकसभा की हैं, तो लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 6% सीटों का 6%, 80 सीटों का 6%, आपने कहा लो कितनी सीटें हुई, उसकी जो भी वैध मत पड़े हैं, तो अगर वो प्राप्त कर लेता है तो मुझे राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तीसरी है। चौथी कंडीशन इसमें ये दी गई है, कम से कम या तो फिर वो एक लोकसभा में एक सीट हासिल कर ले, राइट, लोकसभा में ये भी है शामिल, इसी के चौथी कंडीशन अलग से नहीं है, इसी में है, या वो और एक लोकसभा में सीट हासिल कर ले, तो ये दिए गए हैं। यानी कि 80 सीटें हैं तो 6% उसे यूपी में भी अपना वोट हासिल करना पड़ेगा, 6 सीटें हासिल करनी पड़ेंगी, 6 सीटों का 6% वोट, या लोकसभा में कोई एक सीट प्राप्त कर ले, लोकसभा में कोई एक सीट प्राप्त कर ले तो ये राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा। तो ये कंडीशन दी गई है तीसरी। चौथी कंडीशन अगर आप देखोगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं, विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं तो उन टोटल सीटों का 3% अगर ये प्राप्त कर लेता है, मान लो विधानसभा में यूपी की ले लो, तो यूपी में जैसे विधानसभा में जैसे 403 मान लो सीटें हैं, राइट, तो इसका 3% टोटल, इसका 3% कम से कम इसे प्राप्त करना पड़ेगा। ओके, 3% सीटें इसे प्राप्त करनी पड़ेंगी 403 में से 3%, तो इसे राज्य स्तर का दर्जा मिल जाता है। तो ये कंडीशन इसमें दी गई है। या हम ऐसे कह सकते हैं जितने भी वैध मत पड़े हैं, मान लो यूपी में जितने भी वैध मत पड़े हैं उसका मतलब जैसे 8% भी अगर ये प्राप्त कर लेता है तो फिर भी इसे दर्जा मिल जाएगा। तो ये नई प्रक्रिया जोड़ी गई है, इसमें नया प्रावधान है। जैसे कि कोई टोटल वैध मत है तो टोटल वैध मतों का 8% भी अगर ये प्राप्त कर लेता है तो फिर इसे डायरेक्ट राज्य स्तरीय का दर्जा मिल जाएगा। और वैध मत का मतलब पैसे का 6% पाता है तो फिर से 2 सीटें इसे हासिल करनी पड़ेंगी, या 8% से वोट हासिल करने पड़ेंगे, या टोटल सीटें 403 का 3% इसे सीटें प्राप्त करनी पड़ेंगी, राइट। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो लोकसभा में जितने भी 80 सीटें हैं उसका 6%, ठीक है, 6% उसे वोट प्राप्त करने पड़ेंगे, प्लस में एक लोकसभा में सीट भी इसे हासिल करनी पड़ेगी, तब इसे राज्य स्तर का दर्जा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का इन्हें दर्जा कैसे दिया जाता है, और इसे दर्जा कौन देता है, वो देता है निर्वाचन आयोग। चाहे राज्य स्तर का दर्जा हो या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा हो, इन दोनों का जो दर्जा जो देता है वो निर्वाचन आयोग के ही हाथ में होता है, राज्य निर्वाचन आयोग इनमें दर्जा नहीं देता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में, आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। चलो, अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय स्तर के दर्जा हैं। और राज्य स्तरीय पे तो आप जानते हो 52 से शायद प्लस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो दर्जा हैं उन्हें 9 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का उन्हें दर्जा दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कौन कौन सी ऐसी पार्टी हैं। तो पहली जो पार्टी है, तो पहली पार्टी आपको पता होना चाहिए 1885 में बनी थी, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो पहली पार्टी तो यही है, सबसे पहली पार्टी। दूसरी पार्टी आती है 1925 में गठित की गई थी, ये पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई जिसे बोलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट का मतलब है एक साम्यवादी, कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरी जो पार्टी है वो 1964 में बनी थी, यह है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। यह है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। एक कम्युनिस्ट साम्यवादी है, लेकिन ये व्यवस्था जो है ना चाइना पे आधारित है, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर चलती है। लेकिन मार्क्सवादी व्यवस्था जो है ये आप देखोगे कुछ चाइना रूस दोनों मिलती जुलती है। तो मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो 1964 बनी थी, इसे भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। चौथी जो पार्टी है वो आती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी है, ये 1980 में से दर्जा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी। चुनाव तो ने 1978 में लड़ लिए थे, जीत गई थी, लेकिन इसे दर्जा जो दिया गया था 1980 में, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि उस समय ये भारतीय जनता के नाम से नहीं थी,
उस समय ये जनता पार्टी थी, केवल जनता दल था। ओके, इसके बाद आती है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये 1984 में इसे दर्जा दिया गया था, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसके बाद आती है तृणमूल राष्ट्रीय पार्टी। तृणमूल जो थी, ये पार्टी जो थी, ये टीएमसी 1998 में शायद बनी थी, 1998 में। तृणमूल, टीएमसी भी बोलते हैं, तृणमूल, तृणमूल कांग्रेस, रोको, तृणमूल राष्ट्रीय पार्टी। फिर इसके बाद 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये बनी। और ये 1999-2000 में लगभग में। के बाद 7-8, ये जो पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल, ये बनी थी 2019 में, इसे दर्जा दिया गया था नेशनल पीपल्स पार्टी। ये जो संगमा रहे हैं उनकी पार्टी थी ये, ठीक है। इसने लगभग में 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया था। ओके, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया था, तब इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। नेशनल पीपल्स पार्टी, ये पीए सलमा की है, पीए सलमा शायद उन्हें बोलते हैं, ये 2019 में ये बनी थी, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। पहले से पार्टी तो ये पहले से ही थी। इसके बाद आती है नौवीं पार्टी। नौवीं पार्टी वर्तमान में जो है वो है आम आदमी पार्टी, जो अभी वर्तमान में शायद बनी है, 2022 में ही बनी है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वो अभी वर्तमान में ही बनी है, ये सबसे लास्ट की पार्टी है। इसने लगभग 13% वोट हासिल किए हैं, वैसे 6% और आप जानते हो दिया गया है, इसने 13% प्राप्त किए हैं। चलो, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ये वर्तमान में जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं, ये सभी दल हैं, 9 दल हैं, वो आप एक प्रकार से निहार सकते हो, देख सकते हो। और राज्य स्तरीय जो दल हैं वो बहुत सारे हैं, पहले 52 थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चलिए एक बार सर्च कर लेना कितने हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक लगा हो। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है इन डेट को लेकर के, डेट जो दी गई हैं, तो एक बार इनको सही से देख लेना। चलो, तो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलो, तो उम्मीद करते हैं 1-2 बार अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।